हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी प्री के जो एग्ज़ाम पहले 17 नवंबर को होने वाले थे, वह डेट एक्सटेंड होकर निश्चित ही अब 1 महीना आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि यह टाइम पर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। यह तो निश्चित ही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तर बिहार में काफ़ी भयंकर बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ के कारण जो अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होगी, वह तो होगी ही होगी। साथ ही साथ आयोग को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यह सबके लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो। इसलिए एग्ज़ाम डेट का बढ़ना तय है और एक नोटिफ़िकेशन आप सबों ने देखा होगा जो वायरल हुआ था, जो अरेंजमेंट के संबंधित था। तो उसमें यह दिया गया था कि 13 से 14 दिसंबर को यह एग्ज़ाम होने वाली है। इसका कन्फर्मेशन भी निश्चित ही 1-2 दिन में आ जाएगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो प्री के फॉर्म भरने वाले थे, उनका डेट भी एक्सटेंड होने वाला है। जो 18 दिसंबर को होने वाला था लास्ट, वो कहीं न कहीं 10 दिन और एक्सटेंड होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर 17 नवंबर को एग्ज़ाम होता, तो हमारे पास 30 दिन ही अभी टाइम बच रहा था। वही टाइम अब बढ़कर 60 दिन हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमें 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है। तो अगर हम इस 30 दिन का एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएँगे। देखिए, यह कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, यह एक कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यहाँ जो अंतिम होगा 1900 साढ़े 1900 जो सबसे बेहतर बच्चे होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। इसलिए हमको हमेशा यह बात ध्यान में रखनी है कि हमें उस साढ़े 1900 में आना है। यह नहीं कि प्री पास कर लेना है, मेंस पास कर लेना है, हमें अंतिम रूप से ध्यान देना है। तो इसलिए अभी से यह स्ट्रेटजी अपनानी है कि कहीं न कहीं हमें दूसरों से आगे रहना है। तो हम क्या इन 30 दिन में कर सकते हैं, जो हम दूसरे से आगे हों और प्री को कंफर्टेबली पास कर सकें? देखिए, अब कहीं न कहीं हमको अपने प्लान में चेंज लाना पड़ेगा। चेंज क्या होगा? जो पहले हम लोगों का ओल्ड प्लान था, उसमें थोड़ी-सी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है और उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, ताकि न्यू प्लान के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल सकें और उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, कहाँ डिटेलिंग की ज़रूरत है, वो मैं आगे बताऊँगा। तो आज जो यह वीडियो है, इसका जो मुद्दा होने वाला है, देखिए किन-किन टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। पहले बात करूँगा मेन पिलर्स की, एचएसबीसी, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, जिससे 110 प्रश्न आते हैं। उनमें क्या हम चेंज कर सकते हैं, कहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम अब हमें 30 दिन एक्स्ट्रा मिला है। तो कहीं न कहीं बीपीएससी ने भी यह क्लियर किया है कि यह सवाल यूपीएससी लेवल का होगा, जो 50% होगा। यूपीएससी लेवल का सवाल का यही मतलब है कि थोड़ी डिटेलिंग होगी उसमें, ऑप्शंस को बढ़ाए जाएँगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 1-2 ऑप्शंस उसमें और ऐड किए जाएँगे और मिलान करने दिया जाएगा। उस तरह के प्रश्न 40-50 प्रश्न वैसे होंगे, सीधे-सीधे डायरेक्ट प्रश्न नहीं होंगे। तो वो करंट अफेयर्स में ऐसा कर नहीं सकता है। उसको करना होगा तो वो 2 ही विषय उसके लिए बचता है, एक साइंस और एक हिस्ट्री। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में बहुत कम चांस है उसके लिए ऐसा करना, क्योंकि ज्योग्राफी में तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके सवाल मात्र 10 ही आते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान देना है एचएसबीसी पर। तो हम देखेंगे आगे क्या हमें प्लान में चेंज करना है। फिर सपोर्टिंग सब्जेक्ट जो है पैग, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इसके 30 सवाल होते हैं। और फिर मेंटल एबिलिटी जो 10 सवाल होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें भी ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे पीवाईक्यू पर, क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर टेस्ट सीरीज, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, कितना करना चाहिए, और फिर मेंस के लिए हम क्या अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कुछ उसमें मेंस के पढ़ सकते हैं। तो इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। देखिए, पहले बात कर लेते हैं हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या है। तो हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ है हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। एचएसबीसी हमारा टॉप प्रायोरिटी अभी भी है, लेकिन हिस्ट्री में वो ऑप्शंस को ज़्यादा ऐड कर सकता है। एक प्रश्न में 3-4 ऑप्शंस दे सकते हैं और आपको कूट दे दिया जाएगा 1, 2, 2, 3, 3, 4 और नन ऑफ द एबव। तो इस तरह आप फँस सकते हैं। तो हिस्ट्री में जो है अब थोड़ी डिटेलिंग की ज़रूरत होगी। वहीं साइंस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। आपको साइंस में फँसाया जा सकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि 69वीं बीपीएससी में वो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछ रहा था, वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, और साइंस के प्रश्न लगातार जो है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर पूछा जा रहा है, अब डायरेक्ट सवाल नहीं आ रहे हैं। फिर बिहार स्पेशल, यहाँ आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिहार स्पेशल में ज़्यादा घुमा नहीं सकता है, और करंट अफेयर्स में भी उसके पास घुमाने के लिए कोई जो है चांस में नहीं मिलता है। तो करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल में आपको प्लान में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज कहाँ करना है हमको, इस चारों में, हिस्ट्री में और साइंस में। तो क्या चेंज करना है? हिस्ट्री की बात करूँ कि लूसेंट अभी भी हमारा रिवीजन का वो पहला सोर्स होगा, और घटना चक्र, वहाँ से प्रश्न देख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो बीपीएससी और यूपीएससी को टारगेट करते हुए जो प्रश्न आए, हमें उनको देखना है, क्योंकि राजस्थान पीसीएस का एक मूड अलग होता है, फिर मध्य प्रदेश का एक मूड अलग होता है। तो हमें मेन नहीं देखना है,
बीपीएससी में कौन प्रश्न पूछे गए थे और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन से प्रश्न पूछे गए थे, वहाँ देखना है। देखिए डिटेलिंग की ज़रूरत कहाँ है, स्पेक्ट्रम को आपको थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय है अभी और हम थोड़े से अन्य जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, उससे थोड़ा आगे निकल सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे छोड़ देंगे कि जो लूसेंट और घटना चक्र ही लगे रहेंगे, वो स्पेक्ट्रम तक नहीं जाएँगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे डिटेलिंग पूछ दिया गया, अगर आपसे पूछ दिया गया कि गांधी-इरविन का जो समझौता हुआ था, उसके क्या-क्या फीचर्स थे, उसमें क्या-क्या समझौता हुआ था और 3-4 ऑप्शन दे दिए, तो वहाँ आप फँस सकते हैं। इसीलिए जो हिस्ट्री के महत्वपूर्ण पोर्शन है, 1905 से लेके 1947 तक, बंगाल विभाजन से लेके भारतीय आज़ादी तक, वहाँ तक आपको थोड़ी डिटेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जो है यहाँ डिटेल में पढ़ना है और वह स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, जितना हो सके स्पेक्ट्रम से पढ़िए और देखिए हिस्ट्री को जो है ना रिवाइज़ करने का एक तरीका है कि आपको टाइमलाइन शुरू करना है। आपको एक-एक ईयर जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, उनको एक पेज पे लिखना है कि कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ 1905 से लेकर जो है 1947 तक कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। तो वह आप अगर पेज पर लिखेंगे कि 1905 में क्या हुआ था, 1909 में क्या हुआ था, फिर 1911 में क्या हुआ था, ऐसे 1915 में क्या हुआ था, 17 में क्या हुआ था, 19 में क्या हुआ था, फिर 24 में क्या हुआ था, इस तरह करके आप करते जाएँगे ना, तो आपको हिस्ट्री याद हो जाएगा। आपको बार-बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइमलाइन हिस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद आइए देखते हैं साइंस पे। साइंस में आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फँसाने के कम चांस हैं। तो इसलिए आप जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पढ़ रहे थे, उतना ही पढ़ें, उतना काफ़ी है आपके लिए। लूसेंट से काम चल जाएगा, लेकिन ये फिज़िक्स में ना आपको फँसाया जा सकता है। लाइट चैप्टर हो, थर्मोडायनामिक्स हो, टेम्परेचर हो, हीट हो, कई चैप्टर ऐसे हैं जहाँ आपको मोशन हो, कई चैप्टर ऐसे हैं जहाँ फँसाया जा सकता है। तो इसलिए इन चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें। कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से होगा? पहले तो देखिए फैक्ट जो जानना है वो आपके जो लूसेंट में है वो पर्याप्त है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप बार-बार यूट्यूब का सहारा लीजिए। जिस भी चैप्टर में आपको यहाँ दिक्कत हो, वहाँ आप यूट्यूब का सहारा ले लीजिए। क्योंकि अगर आप साइंस की बुक पढ़ने जाएँगे, तो वहाँ आपको टाइम भी अधिक लगेगा और वो आपको समझ में विकसित होने में टाइम लगेगा क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि खुद उतना आसानी से समझ जाएँगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगर कोई समझा रहा है, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसे जाकर पढ़ें और वहाँ से समझें। ठीक? तो आपको यहाँ फैक्ट और कॉन्सेप्ट को बार-बार रिवाइज़ करना है। फैक्ट को तो बार-बार रिवाइज़ करना ही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी लेके चलना है। फिर बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में 2 तरह के प्रश्न आते हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक में आपको बिहार समग्र आप अगर पढ़ चुके हैं, तो उसी को पढ़िए। अगर नहीं पढ़े हैं, तो एडिटोरिया की जो तथ्यसार वाली बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर मैं कहूँ, तो ये जो है, इसी का शॉर्ट नोट्स है। बिहार समग्र का ही शॉर्ट नोट्स है और उसके साथ एक एमसीक्यू का बुक भी रख रख लीजिए। तो बिहार समग्र वाली ही एक एमसीक्यू की बुक आती है, आप उसे रख लें या आप इम्तियाज़ अहमद वाली वो एमसीक्यू की बुक रख लें, तो उसे लगा लेंगे और बिहार समग्र या एडिटोरिया में कोई एक पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इससे बहुत हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं और करंट अफेयर्स की कोई मैगज़ीन, चाहे एडिटोरिया की हो, नैनो की हो, स्पीडी की हो, बिहार से संबंधित कोई भी मैगज़ीन है, उसमें बात सब में सेम ही रहेगी और उतना डीप में नहीं पूछा जाता है। यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और करंट अफेयर्स सबसे कम डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर आपका कोर सब्जेक्ट मजबूत है, तो आपको करंट अफेयर्स कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स जितना दूसरों का बनेगा, उतना आपका भी बनेगा, चाहे आपने किसी मैगज़ीन से पढ़ाई की हो। देखिए, आप कोई भी मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़िए, उसी को बार-बार पढ़िए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बजाए इसके कि आप जाएँ बाज़ार में और वहाँ से नए हरे, पीले नीले मैगज़ीन को उठाकर नया पढ़ना शुरू कर दें। जो मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, उसी को बार-बार पढ़ें, वहीं से आपका काम निकल जाएगा। देखिए, जैसे एडिटोरिया की मैगज़ीन है, वो क्या है ना कि प्रेजेंटेशन उसका बहुत अच्छा है, तो वो ईज़ी टू रिमेंबर है, याद करना आसान होता है। वहीं स्पीडी की बात करूँ, तो उसकी विशेषता है कि उसमें फैक्ट भर-भर कर दिए गए हैं, जो कि याद करना मुश्किल है। अगर याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए लगता है कि स्पीडी की मैगज़ीन को याद करना थोड़ा मुश्किल हुआ है। स्पीडी की मैगज़ीन में फैक्ट्स भी इतने दिए गए हैं, वो ज़रूरी नहीं है बीपीएससी के लिए ही बनाया गया है। वह सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया गया है, चाहे एसएससी वाले हों, चाहे बीपीएससी वाले हों। लेकिन एडिटोरिया की मैगज़ीन जो है, मुझे लगता है वो बीपीएससी को टारगेट करके बनाया गया है, मतलब इस तरह के एग्ज़ाम को टारगेट किया गया है। उसमें उतना बम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं है। उसके बाद ई-दृष्टि की मैगज़ीन है, उसमें फैक्ट्स भी है और डिटेल भी है। अगर आपने अभी कोई मैगज़ीन नहीं खरीदा है, तो आप एडिटोरिया या ई-दृष्टि की मैगज़ीन ले लें। अगर आप स्पीडी खरीद चुके हैं, तो उसी को बार-बार पढ़िए, वही आपको फ़ायदा करेगा। आप मैगज़ीन चेंज ना कीजिए।
ई दृष्टि की मैगज़ीन है, थोड़ी मोटी मैगज़ीन होती है, लेकिन उसमें डिटेलिंग है और यह यूपी बेस्ड ज़्यादा मैगज़ीन है। तो आपने जिस भी मैगज़ीन को पकड़ा है, उसी को पकड़ कर रहें और उस वहीं से पढ़ें। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अगर आपने कोर सब्जेक्ट पर कमांड कर लिया है, तो करंट अफेयर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो यह कह रहा है ना कि करंट अफेयर्स के कारण मैं फेल हुआ हूँ, वो झूठ बोल रहा है। उससे पूछिए कि आपका कोर सब्जेक्ट में कितना गलती हुआ है, एचएसबीसी में कितना गलती हुआ है, वहीं से वो फेल हुआ है, ना कि करंट अफेयर्स के कारण कोई फेल होता है। उसके बाद देखिए पैग जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आपका एचएसबीसी में कहीं गलती हो जाता है, कहीं थोड़ी-सी कमी रह जाती है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट में कहीं से भी कमी रह जाती है, तो वह आपका जो कमी है वो पूरा करेगा पैग, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन क्या है ना, वो ईज़ी नेचर का होता है, वो फैक्चुअल ज़्यादा होता है। तो यहाँ सब विद्यार्थी का, जो भी सीरियस कैंडिडेट है, उनका 8, 9, 10 सही होता ही है। मतलब यहाँ आपको दूसरे से पीछे नहीं रहना है किसी भी हाल में। तो इसलिए अगर आपने लक्ष्मीकांत की पढ़ाई की है, तो उसको रिवाइज़ करें। अगर नहीं की है, तो जो आपके पास बुक है, चाहे वो लुसेंट की बुक है, उसी को बार-बार रिवाइज़ कीजिए, उसी को देखिए और प्रीवियस ईयर को देखिए, आपका काम निकल जाएगा यहाँ से। इकोनॉमिक्स देखिए, मैंने सब पर जो है ना एक डिटेल वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है किसी भी विषय पर, तो मैंने एक-एक सब्जेक्ट का डिटेल स्ट्रेटजी, टॉपिक वाइज़ सब वहाँ पर वीडियो बनाया है। तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो है, इसमें मॉडरेट टू टफ सवाल आ रहा है, जिसमें फैक्ट भी है और कॉन्सेप्ट भी है। आप फैक्ट पढ़िए, जहाँ कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, वहाँ जाकर आप यूट्यूब का भी सहारा लीजिए। खुद से नहीं पढ़ना है, खुद से पढ़ने में आपका टाइम जाएगा। अगर आपके लिए कोई कर कर रख दिया है, तो ज़रूरी क्या है कि खुद से ही वो पढ़ूँ दोबारा जाकर? क्या मेहनत करने की ज़रूरत है? आपके लिए कोई काम कर रख दिया है, आप जाकर उसे देखें वीडियो और समझने की कोशिश करें। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी, उसमें ना ज्योग्राफी में ईज़ी टू मॉडरेट होता है। तो कॉन्सेप्ट जहाँ कोई-कोई प्रोसेस है, ज्योग्राफिकल प्रोसेस है, फिनोमिना है, वहाँ जैसे ला नीना है, एल नीनो है, इस तरह के प्रोसेस जो है, या कोई एंडोजेनिक प्रोसेस है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है, वोल्केनो इरप्शन है, अर्थक्वेक है, तो इस तरह के जो कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ है, वहाँ वो आपको घुमा सकता है, वहाँ मॉडरेट सवाल आता है, बाकी मैपिंग का ईज़ी सवाल आता है। आपको मैपिंग कर लेना है, वर्ल्ड मैपिंग ज़रूर करना है। मैंने सारे सब्जेक्ट पर डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है, तो वो जाकर ज़रूर आप देख लें और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, फिर मेंटल एबिलिटी आता है। मेंटल एबिलिटी में 10 प्रश्न होते हैं, रीज़निंग और मैथ के। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो या मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो एटलीस्ट एक बार जो है आपको जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स करें, तो 10 में से आपका 7-8 क्वेश्चन सही हो जाएगा। और करना है आपको, तो इसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जाकर एक बार देख लीजिएगा कौन-कौन टॉपिक करना है और आपको आसानी से 10 में 10 आ जाएगा। आप किसी बैकग्राउंड से हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, वह इस एग्ज़ाम के लिए आपका सब कुछ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने पास रखें, हमेशा अपने पास रखें। अपने टेबल पे हमेशा एक प्रीवियस ईयर की बुक रखें, वही आपका कंपास है। इस बीपीएससी प्रिपरेशन के जंगल में आपको खोने से वही बचाएगा, क्योंकि यही बताएगा आपको कितना डाइवर्स पढ़ना है किसी टॉपिक पर और कितना डेप्थ में जाके पढ़ना है। इसलिए कभी भी इसको इग्नोर करने की गलती ना करें, अन्यथा आप इस जो तैयारी के जंगल में है, बीपीएससी के जंगल में, जीएस के जंगल में आप खो जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए। फिर देखिए, टेस्ट सीरीज़ कौन-सा लें? सबसे बड़ा सवाल। देखिए टेस्ट सीरीज़ जो है, सेक्शनल और फुल लेंथ, ऑफलाइन लें, ऑनलाइन लें। देखिए, आपको अगर अभी तैयारी के शुरुआती स्टेज पे हैं, तो आप सेक्शनल अ, टेस्ट दें। और सेक्शनल किसका देना है? यह नहीं कि मुझे पॉलिटी आ रही है, तो मैं पॉलिटी का टेस्ट देते जाऊँ। आपको अभी जो है कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना वीक एरिया पहचानना है कि कहाँ आप वीक पढ़ रहे हैं और जिस भी सब्जेक्ट को आपने कंप्लीट कर लिया है, उसका सेक्शनल टेस्ट दें। लेकिन अगर आपने पहले भी तैयारी की है और आपका अच्छा खासा पोर्शन तैयार है, तो आप वीक में कम से कम एक बार एक टेस्ट ज़रूर लगाएँ, ताकि आपको मालूम चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी गई है। तो एक कम से कम वीक में आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप पहली बार दे रहे हों या आप पहले दे चुके हों या आप इंटरव्यू दे चुके हों, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कम से कम वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना ही चाहिए और शनिवार से और रविवार को लगाइए और उसी टाइम में लगाइए जिस टाइम में कि एग्ज़ाम हुआ है। और ट्राई कीजिए कि ऑनलाइन नहीं लगाएँ, कोई ना कोई ऑफ़लाइन लगाएँ। क्योंकि देखिए, को ना एग्ज़ाम टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन लगाने से आपको वह चीज़ नहीं फ़ील होगा जो ऑफ़लाइन टेस्ट में होता है, जो आपको कागज़ पर और वो गोला भरने में होता है। क्योंकि जब आप
फिलअप करेंगे गोला को, तो वहाँ भी कम से कम 25 से 30 मिनट चले समय जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है, यहाँ क्लिक से काम नहीं चलने वाला है। अब टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत सारा है, परफेक्शन का है, आस्था का है, अभी हाल ही में जो है पीसीडब्ल्यू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला ने टेस्ट लिया था। तो इस तरह के बहुत सारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो कोई भी जाके मार्केट में उठाए, लेकिन देखिए किसी एक पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, सबका एक एक टेस्ट उठा के देखना है। और जो फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं मिल रहा है, जिसका प्रश्न जिसका वो मैच नहीं हो रहा है, कुछ आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, तो वहाँ से आपको निकल जाना है, क्योंकि वो अपना टेस्ट सीरीज बेचने के लिए काम कर रहा है। मैंने आज तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था, जो मुझे आज तक टेस्ट सीरीज की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं इस फील्ड में, तो आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, ताकि आप मालूम चल सके कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक, तो टेस्ट सीरीज जो है आपको ऑफलाइन लगाना है, कम से कम वीक में एक बार जो है फुल लेंथ लगाना है, और किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, सबका एक बार ट्राई करना है। कम से कम एक एक टेस्ट तो सबका ट्राई कीजिए, फुल लेंथ ट्राई कीजिएगा। उसके बाद देखिए, क्या मेंस के लिए पढ़ूँ? सबसे बड़ा सवाल। अब देखिए, कुछ बच्चों के मन में होगा कि क्या मैं मेंस का पढ़ूँ? क्योंकि अब 60 दिन टाइम मिल गया है, तो क्या मेंस का शुरू करूँ? देखिए, जिसने इंटरव्यू दे दिया है, जो पहले से इस फील्ड में लगे हुए हैं, जिनको पता है कि कहाँ से क्या आता है, तो वो एक एक्सपर्ट है, उनके लिए 30 दिन पीडी के लिए काफ़ी होता है। तो वो तो मेंस के लिए कुछ-कुछ पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार हैं, आपने कभी प्री नहीं निकाला है, आप प्री के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप मेंस पे जाने की गलती नहीं करें। हाँ, मेंस में कहाँ आपको पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। अगर आप जीएस 1 और जीएस 2 के टॉपिक को देखें, जीएस 1 में जहाँ हिस्ट्री आता है, करंट आता है और स्टैटिक्स आता है, तो यहाँ आपको जो है पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ प्री में पढ़ लिए अच्छे से, तो मेंस में आपको ज़्यादा देर यहाँ लगेगा नहीं। उसी तरह जीएस 2 है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स आता है और साइंस टेक आता है। तो यहाँ भी आपको अगर फैक्ट मालूम है, अगर तथ्य आपको पता है और आपके पास मटेरियल है, तो ज़्यादा देर लगता नहीं है। लेकिन ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये एक आर्ट है, ऐसे राइटिंग एक आर्ट है। वो राइटिंग स्किल कैसी है आपकी, वह ऐसे ही बताता है। ऐसे एक ऐसा चीज़ है ना, वहाँ आपको परफेक्शन धीरे-धीरे आएगा। वो एक दिन में नहीं आ सकता है। तो इसलिए अगर आप सोचें कि जीएस 1 और जीएस 2 की तरह हम मेरे मार्क्स ऐसे में भी आने लगे, तो वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीएस 1 और जीएस 2 से ऐसे अलग होता है। वहाँ अगर आप सोचें कि ऐसे में मार्क्स आपको जीएस 1 और जीएस 2 की तरह पहले दिन से आने लगे, तो वहाँ नहीं आने वाला है। लेकिन आपको कैसे यहाँ अप्रोच करना है? आप अभी से क्या कर सकते हैं कि अगला 30 दिन तक एक कहीं से भी एक ऐसे की बुक उठाइए, मार्केट में जो भी मिलता है, एक ऐसे की बुक उठाइए और उसे पढ़िए। पढ़ने में आपको क्या देखना है? पढ़ने में आपको देखना है, पहले इंट्रो देखना है कि इंट्रो कैसे शुरू हुआ। फिर इसका लास्ट में एंडिंग देखना है कि एंड कैसे हुआ, कंक्लूजन कैसे निकाला। और बीच में जो बॉडी है, आप को ये देखना है कि बॉडी में किस-किस डायमेंशन को वो कवर किया गया है, और कैसे एक डायमेंशन एक पैराग्राफ से जब दूसरे पैराग्राफ पर उतारा गया है, तो कैसे इस दोनों में कनेक्शन जोड़ा गया है। आम से इमली पर नहीं चले जाना है। यहाँ आपको यहाँ ये चीज़ बात पर गौर करना है, क्योंकि पैराग्राफ जब चेंज होता है, तो यहाँ आम की बात हो रही है, तो यहाँ इमली की बात नहीं होगी। अगर इमली की बात होगी भी, तो उसमें एक कनेक्शन जोड़ा जाएगा। समझ रहे हैं? इसमें कनेक्शन कैसे जोड़ा जाता है, यह ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि ऐसे पढ़ते वक़्त जो भी एग्ज़ामिनर होता है, उसका टेस्ट चेंज नहीं हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि एक पैराग्राफ पढ़ रहे थे और नेक्स्ट पैराग्राफ पर उसे कुछ और दिखने लगे। एक इसमें जो है कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो अब आपका ऐसे बेहतरीन हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या देखना है, इंट्रो देखना है, कंक्लूजन देखना है, और बॉडी पार्ट में कितने डायमेंशन को कवर किया गया है, वह देखना है, और कैसे एक दूसरे पैराग्राफ को कनेक्ट किया गया है। बस आप इतना अगर 1 महीने तक गौर कर लिए, सिर्फ़ आपको पढ़ना है, लिखना भी नहीं है, सिर्फ़ आपको पढ़ना है। अगर लिख सकते हैं, तो इंट्रो, बॉडी और क्या-क्या उसमें डायमेंशन कवर किया गया है, बस इतना लिख लीजिए। अगर आप इतना 1 महीना कर लिए, तो आपका ऐसे जो है ना, एक अलग ही लेवल पे जाएगा। तो नेक्स्ट 30 डे आप जो है ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट 30 डे आप इसको छोड़ दीजिएगा। आपको मेंस पे भी कूदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले प्री निकालना ज़रूरी है। मेंस के लिए अगर आपके पास मटेरियल है, तो मेंस निकल जाएगा। जो भी डरा रहा है, वो सिर्फ़ आपको इसलिए डरा रहा है कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप प्री में अभी जो है कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपको मेंस पे नहीं डायरेक्ट कूदना है, क्योंकि मेंस पे कूदने गए, मालूम चला कि प्री भी नहीं निकला। तो ये गलती नहीं करनी है। यह उन्हीं बच्चों के लिए है जो प्री के लिए कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि अब आपने एक लेवल तक पढ़ाई की होगी, चाहे आप किसी भी स्टेज से शुरू किए होंगे। क्योंकि अभी जो 15-20 दिन बीता है, उसमें आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो आप जिस सब्जेक्ट में
अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं उसका टेस्ट लगाइए। जहाँ गलती कर रहे हैं वहाँ आप उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए। 60 दिन का जो समय मिला है वह उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया है जिनको पहली बार समय मिला है, क्योंकि जो पहले से देते आ रहे हैं उनको कहीं न कहीं आइडिया है, एक्सपीरियंस है। वो जानते हैं कि कैसे टैकल करना है अंतिम समय में। तो इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाएँ। अगर 60 दिन मिला है तो इसमें श्योर करें कि आप मेंस लिखने जा रहे हैं। ठीक? दोस्तों, अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूँगा। क्योंकि मैंने इस चैनल को इसलिए बनाया ही है कि आप भटके नहीं इधर-उधर, आपको कम से कम अटेम्प्ट में सफलता मिल सके, ताकि मेरी तरह इधर-उधर भटके नहीं। क्योंकि मैं भी जब एग्ज़ाम की तैयारी करने आया था, तो मुझे बहुत भटकना पड़ा था। यहाँ देखो, वहाँ देखो, तभी इतना सुविधा नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप एआई की डायरेक्शन में तैयारी कर सकें और आपके लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू आसान हो। मैं प्रत्येक स्टेज को झेला हूँ, तो मैं आपको हर एक स्टेज पर बताऊँगा कि यहाँ क्या गलती होती है, यहाँ क्या दिक्कत होती है, और मैं इस तरह की वीडियो लगातार पीटी तक, फिर मेंस और इंटरव्यू तक लेते आऊँगा। तब तक के लिए आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।